हेलो बच्चों। तो जैसा कि तुम लोग को बोर्ड के ऊपर दिख रहा है कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो कोवैलेंट कंपाउंड के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग कोवैलेंट बॉन्डिंग नहीं पढ़े हैं। हम लोग लास्ट वीडियो में कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में बहुत डिटेल्स पढ़े हैं, और अगर तुम नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके उसको देख कर आओ। और लास्ट टॉपिक में ही हम बताए थे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोवैलेंट बॉन्डिंग का इंपॉर्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन जो ग्रुप सी में तुम्हारा आएगा इसी के ऊपर आएगा। इससे ग्रुप डी पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है। अगर हम बोर्ड एग्जाम का बात करें तो ग्रुप सी में 2 क्वेश्चन आएगा, और तुम मानकर चलो कि 2 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन तो पक्का तुमको प्रॉपर्टीज से मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए हमको ये टॉपिक बहुत अच्छे से हम लोग को कवर करना है, और बहुत सारा इसमें नया नया क्वेश्चन बन पाता है। ठीक है, हो सकता है कि जो पढ़ के जाओ उससे भी कुछ अलग कुछ क्वेश्चन बना दे, लेकिन घबराना नहीं है, कुछ थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, फिर आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है कोवैलेंट कंपाउंड का प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग जानते थे कि कोवैलेंट कंपाउंड क्या बनाता है, मॉलिक्यूल्स बनाता है। और मॉलिक्यूल्स जो बनाता है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जब बॉन्डिंग कॉपरेशन से होता है, कोवैलेंट बॉन्ड कॉपरेशन से आया था, ठीक है ना, तो उसके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत वीक फोर्स लगता है। जिस तरह से हम लोग आयोनिक बॉन्डिंग में पढ़े थे कि उसके दरमियान में आयंस के दरमियान में फोर्स जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो उसी तरह से यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत वीक फोर्स होता है। इसको हम लोग वंडर वाल फोर्स भी बोलते हैं, ये क्लास 12 में है। ठीक है ना, तो ये वंडर वाल फोर्स जो होता है वो बहुत वीक होता है। अब वीक फोर्स होने की वजह से क्या होता है कि ये बहुत स्ट्रांगली पकड़ के नहीं रखता है। जब फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है तो एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखता है और एक क्रिस्टलाइन फॉर्म करता है, जिस तरह से आयोनिक बॉन्डिंग में था। लेकिन यहाँ पर चूंकि फोर्स बहुत वीक होता है, इसलिए या तो ये लिक्विड फॉर्म करता है या तो ये गैसियस स्टेट में। अगर फिजिकल स्टेट का बात करें कि कोवैलेंट कंपाउंड का फिजिकल स्टेट क्या होता है, तो कोवैलेंट कंपाउंड या तो लिक्विड स्टेट में होता है या तो गैस स्टेट में होता है। और अगर वो सॉलिड बनाता भी है तो वो बहुत सॉफ्ट सॉलिड होता है, हार्ड सॉलिड नहीं होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं करता है, क्योंकि फोर्स बहुत कम होता है। तो बेसिक यहाँ पे ये जो टर्म है इसको याद रखना कि वीक वंडर वाल फोर्स होता है। अब अगर एग्जाम में तुम 10 का बच्चा ये वर्ड इस्तेमाल करे वंडर वाल फोर्स, तो एग्जामिनर पे एक अच्छा असर पड़ता है, वो समझे कि बच्चा डीपली पढ़ा है इसको, जान रहा है इसको। ठीक है ना, अदरवाइज क्लास 12 का टॉपिक है। तो उसी के ऊपर बेस करके कि कोवैलेंट कंपाउंड क्यों लिक्विड फॉर्म में होता है, क्योंकि इसके बीच में बहुत वीक वंडर वाल फोर्स होता है, इसलिए वो या तो लिक्विड स्टेट में होता है या तो गैस स्टेट में होता है। ठीक है, हम लोग पढ़े थे कोवैलेंट कंपाउंड का 3 टाइप भी होता है, सिंगल कोवैलेंट, डबल कोवैलेंट, ट्रिपल कोवैलेंट। तो अक्सर गैसेस ही था उसमें। उसके अलावा इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है ये क्या होता है, बहुत लो होता है। इसमें भी सेम कंडीशन कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्यों लो होता है, तो उसके बीच में क्या होता है, बहुत वीक वंडर वाल फोर्स होता है। और जब बहुत वीक फोर्स है तो उसको तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा गर्म कर देंगे टूट जाएगा। और जब टूट जाएगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो बहुत जल्दी टूट जा रहा है, यानी कि वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम रखता है, कम हीट करके ही आराम से पिघल जाएगा, क्योंकि उसके बीच में बहुत वीक फोर्स लगा हुआ है। और वीक फोर्स को तोड़ने के लिए को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता। 2 बच्चे एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखा है तो उसको छुड़ाने के लिए उनको ताकत ज्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन जब वीकली एक दूसरे को पकड़ा आराम से थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे दोनों अलग हो जाएगा। तो उसी वही कंडीशन यहाँ पर भी है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्या होता है, लो होता है कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड। इसलिए वो सॉलिड स्ट्रक्चर भी बनाता था, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी भी लगता था, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा देते हैं तो ये आराम से टूट जाता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। इसके अलावा ये क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये कैसे सर, आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, और उसमें आयंस था, फ्लो ऑफ आयंस को ही तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसमें आयन प्रेजेंट था। हाँ, बस दोनों एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली पकड़ के था, तो उसको क्या कहते हैं, सिर्फ हम लोग डिसोसिएट कर देंगे। अगर वहां पे याद रखना कि आयनिक कंपाउंड में डिसोसिएशन होता है, आयंस होता तो है बस उसको हम लोग फ्री करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन, और फिर चार्ज आराम से बहने लगता है, तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि आयंस है ही नहीं, चार्ज है ही नहीं, तो ये इसलिए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। इलेक्ट्रिसिटी होने के लिए चार्ज को फ्लो तो करना है, यहाँ पे तो चार्ज है ही नहीं, आयन तो है ही नहीं, यहाँ पे तो मॉलिक्यूल्स बनता है, इसलिए ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। जबकि आयोनिक कंपाउंड में क्या था, उसमें आयंस था प्लस माइनस, बस वो आजाद होता था, डिसोसिएशन होता था वहां पर, उसके बाद वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता था। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये मॉलिक्यूल्स होता है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होता है, कोई आयंस नहीं होता है, इसलिए ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन ये पूछ सकता है, अक्सर एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन बना लेता है। अक्सर ये शॉर्ट सॉलिड या फिर गैस या लिक्विड में होता है, लेकिन एक कोवैलेंट कंपाउंड है जो बहुत स्ट्रांग होता है। वो क्या होता है, मतलब ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है दुनिया का, सबसे हार्डेस्ट, और ये कोवैलेंट कंपाउंड है, क्या है, डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, है ना, तो ये कोवैलेंट है, तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन है।
कि बाकी सब क्या होता है, या तो सॉफ्ट सॉलिड होगा या लिक्विड गैस होगा, लेकिन डायमंड जो है सॉलिड फॉर्म में और ये कोवैलेंट कंपाउंड है। उसी तरह यहाँ पर जो है कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है कोवैलेंट कंपाउंड, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। एक्सेप्शन में क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी है क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है, लेकिन ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इससे इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकता है। ठीक है, अब जनरली हम लोग क्या आता है कि ये सोल्यूबल है कि नहीं, यहाँ पर से क्वेश्चन बनता है अक्सर कि ये वाटर में सोल्यूबल है कि नहीं। तो जनरली जो कोवैलेंट कंपाउंड होता है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। आयोनिक कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल था, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये डिसॉल्व होता है, ये याद रखना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, लेकिन ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। अब सवाल यहीं से आता है कि सर अगर वाटर में कोवैलेंट कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होता है तो शुगर कैसे डिसॉल्व होता है, शुगर तो कोवैलेंट कंपाउंड है ना, लेकिन वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। ग्लूकोज कोवैलेंट कंपाउंड है, सब कार्बन कंपाउंड है, और जो कार्बन कंपाउंड होता है बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो सब का सब कोवैलेंट कंपाउंड होता है। वो लोग अलग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान में तो आता है ना कि जब शुगर कोवैलेंट कंपाउंड है और कोवैलेंट कंपाउंड वाटर में नॉट सोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल होता है, तो फिर सर शुगर कैसे डिसॉल्व होता है। अब यहाँ पे हम लोग को अच्छे से कोवैलेंट समझना होगा। ठीक है, उसका रीजन है, अभी हम लोग देखेंगे उसके पीछे क्या रीजन है, समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम जैसे बता रहे थे कि हम लोग पोलर और नॉन पोलर कोवैलेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दो तरह का कोवैलेंट कंपाउंड होता है, एक होता है पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर। अगर इसको हम लोग अच्छा से समझ जाएंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि क्यों कुछ पोलर कंपाउंड पानी में डिसॉल्व होते हैं और फिर किस तरह से वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाते हैं। वरना जनरली कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो उसको समझने के लिए हमको समझना होगा कि कोवैलेंट कंपाउंड का जो दो टाइप है, एक पोलर और एक नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो चलो हम लोग समझते हैं कि होता क्या है। पोलर मतलब जो पोलरिटी शो करे, ये पोलरिटी होता क्या है सर, अभी हम लोग पढ़ेंगे आराम से, टेंशन नहीं लो। और दूसरा होता है नॉन पोलर, यानी जो पोलरिटी शो नहीं करता है। होता यह है कि देखो हम दो एग्जांपल लिए, एक लिए HCl का, ये भी एक क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है, और एक हम एग्जांपल लिए किसका, हाइड्रोजन का, H2 मॉलिक्यूल्स, वो भी क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है। अब हम पूरा डायग्राम में नहीं जा रहे कि H ऐसे बनता है, Cl ऐसे रहता है, 2 4 6, और यहाँ पर एक, यहाँ पर ये अपने ऐसे बनाता है, ये अपने ऐसे बनाता है, उसके बाद ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट, है ना। एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है, इसलिए यहाँ पर एक बॉन्ड आता है, इतना हम लोग को पता है। अगर ये भी नहीं पता तुम लोग को तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर उसको देख कर आओ कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। हम लोग ऑलरेडी पिछला लेक्चर में हम लोग पढ़े हुए हैं, है ना। होता यह है कि ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड को हाइड्रोजन भी अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, क्योंकि उसके साथ भी है कोवैलेंट, मतलब शेयर किया हुआ, उसके साथ भी है, सामने वाले के साथ भी है, और क्लोरीन के पास भी है। लेकिन इस बॉन्ड को हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ इस बॉन्ड को खींच रहा है, और क्लोरीन इस बॉन्ड को अपने 7 इलेक्ट्रॉन के साथ खींच रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन तो उसका अपना है, 2 4 एंड 2 6, और एक इलेक्ट्रॉन जो ये शेयर किया है। तो इस बॉन्ड को क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन के साथ खींचता है और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के साथ खींचता है। तो जैसा बात है, इस तरह पावर ज्यादा है, तो ये बॉन्ड पूरा नहीं, लेकिन क्या होता है कि कुछ इसका झुकाव, ये पूरा बीच में नहीं रहता है, कुछ इसका थोड़ा सा झुकाव इस तरफ हो जाता है, समझ रहे हो। हालांकि कोवैलेंट बॉन्डिंग है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ वो इसके पास भी है, लेकिन चूंकि सामने वाला ज्यादा ताकत के साथ खींच रहा है तो थोड़ा सा वो जो बॉन्डिंग है थोड़ा सा उस तरफ चल जाएगा। जैसे बात है, एक चेयर अगर 2 बच्चा खींचे तो जिस तरह से ज्यादा ताकत के साथ बच्चा खींचेगा थोड़ा सा उस तरफ चल जाएगा। हालांकि ये बच्चा छोड़ नहीं रहा, ये भी पकड़ा है, लेकिन खिंचाव वहां पर ज्यादा है तो थोड़ा सा उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो उसी तरह ये बॉन्डिंग क्या होता है, थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाता है। मतलब ऐसा समझा जाता है कि ये थोड़ा सा इसको दे दिया, ये थोड़ा सा इसको ले लिया, और जब ये थोड़ा सा देना और लेना काम चलता है तो इसमें होता क्या है कि इसके ऊपर थोड़ा सा प्लस आ जाता है और इसके ऊपर थोड़ा सा माइनस आ जाता है। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन दे देता है, आयनिक कंपाउंड में जो था पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन दे देता है तो पूरा का पूरा प्लस आ जाता है। ये पूरा नहीं दिया, थोड़ा सा दिया, इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सा प्लस आ जाता है। और यही जो थोड़ा सा प्लस चार्ज है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं पोलरिटी। अभी हम बोल रहे थे ना, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड मतलब ऐसा कोवैलेंट कंपाउंड जो पोलरिटी शो करे। अब पोलरिटी क्या होता है, यही होता है, ये डेल्टा का साइन है, तो ये थोड़ा सा दिया इसलिए इसके ऊपर प्लस डेल्टा, और ये थोड़ा सा ले लिया, शिफ्टिंग यहाँ पे हो गया तो इसलिए थोड़ा सा माइनस। पूरा ले लेता तो पूरा माइनस हो जाता है, और पूरा कोई दे देता तो पूरा प्लस होता है। लेकिन यहाँ पे पूरा लेन देन नहीं हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा लेन देन हुआ है, कोवैलेंट ही है लेकिन थोड़ा सा लेन देन हुआ है, इसलिए थोड़ा सा प्लस थोड़ा सा बन। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो दोनों हाइड्रोजन और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ खींच रहा है, तो ये कहां जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा, ये एकदम बीच में रहेगा। तो इसके ऊपर कोई पोलरिटी शो नहीं होगा, एकदम मिडिल में रहेगा। वो भी सामने वाला बच्चा भी उतनी ताकत के साथ खींच रहा है और हम भी उतनी ताकत के साथ खींच रहे हैं, तो लिहाजा जिस चेयर को खींचेंगे वो बीच में रहेगा।
किसी तरह शिफ्ट नहीं होगा, तो इसके ऊपर कोई पोलरिटी शो नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ऑक्सीजन का भी अगर हम लोग बात कर लें तो ऑक्सीजन में क्या होता है, दो बॉन्ड होता है, इसके पास भी 4 होता है, इसके पास भी 4 होता है, तो इस दोनों बॉन्ड को दोनों तरफ से ऑक्सीजन बराबर इलेक्ट्रॉन के साथ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसलिए इसके ऊपर कोई पोलरिटी शो नहीं होगा। जबकि यहां पर क्या हो रहा था, पोलरिटी शो हो रहा है। जैसे एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं ऑक्सी वाटर का ले लेते हैं। वाटर इज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। अब इसका अगर हम लोग डायग्राम बनाए तो इसका डायग्राम किस तरह से बनता है, इसका डायग्राम बनेगा, सिंगल कौन है, ऑक्सीजन बीच में रहेगा, इस तरफ हाइड्रोजन, इस तरफ हाइड्रोजन, ये अपना 4 रखेगा, एक यहां पर शेयरिंग करेगा, ये यहां पर शेयरिंग करेगा, है ना, दोनों तरफ हो गया। अब देखो ये ऑक्सीजन करेगा क्या कि इस बॉन्ड को ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन के साथ खींच रहा है, 2 यहां पर, एक यहां पर, सॉरी 2 और 2 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन के साथ इसको खींच रहा है। जबकि इसी बॉन्ड को हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन के साथ खींच रहा है, सिर्फ 1। हो गया। सेम चीज यहां पर भी होगा कि इस बॉन्ड को हाइड्रोजन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन के साथ खींच रहा है, लेकिन इसी बॉन्ड को ऑक्सीजन 2 और 4 और 1 5 जो यहाँ पे शेयरिंग किया है जिसकी वजह से, तो 5 इलेक्ट्रॉन के साथ खींच रहा है। तो ऑक्सीजन 5 इलेक्ट्रन के साथ खींच रहा है और हाइड्रोजन सिर्फ 1 के साथ खींच रहा है, तो क्या हाइड्रोजन खींच पाएगा, ये बीच में रहेगा, नहीं, ये शिफ्टिंग हो जाएगा कहां पर, ऑक्सीजन की तरफ। तो होगा ये कैसे हो जाता है, थोड़ा सा ये हाइड्रोजन यहां पर, ये हाइड्रोजन यहां पर, ये ऑक्सीजन बीच में, लेकिन बॉन्ड थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाता है दोनों की तरफ से। बाकी इसका 4 अपना इलेक्ट्रॉन है वो रहेगा, और इसके वजह से चूंकि थोड़ा सा शिफ्टिंग हो गया यहाँ पर, तो क्या होगा, हाइड्रोजन थोड़ा सा दे दिया है तो इसके ऊपर 1 प्लस आ जाएगा, और ये भी हाइड्रोजन थोड़ा सा दे दिया, इसके ऊपर भी 1 प्लस आ जाएगा, देने वाले के ऊपर प्लस चार्ज होता है ना। और यहाँ पर दोनों तरफ से लिया है तो इसके ऊपर 2 माइनस आ जाएगा, 2 माइनस, यही जो शो कर रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं पोलरिटी। तो वाटर भी एक क्या हो गया, वाटर भी एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है, वाटर भी एक क्या है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। जबकि ये सब क्या है, नॉन पोलर, यानी अगर दोनों तरफ से या चारों तरफ से, हर तरफ से अगर इक्वल इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन हो रहा है तो बॉन्ड कहीं पे नहीं जाएगा, वो बीच में ही रहेगा और वो पोलरिटी शो नहीं करेगा। लेकिन अगर एक तरफ से ज्यादा खिंचाव हो रहा है, एक तरफ से कम हो रहा है, तो थोड़ा सा जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, और जिस तरफ शिफ्ट होगा वहां पे डेल्टा माइनस आता है। जैसे यहाँ पर शिफ्ट हुआ है तो ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा माइनस, और जहां से दूर चल जाता है उसके ऊपर थोड़ा सा डेल्टा प्लस आ जाता है। अब यही चीज क्या होता है कि पानी क्या है, एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, और अगर हम लोग ग्लूकोज का बात करें या शुगर का बात करें तो वो सब भी क्या है, एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा प्लस चार्ज माइनस चार्ज आएगा, और पानी के ऊपर भी थोड़ा सा प्लस चार्ज माइनस चार्ज है। तो ये पूरा मिलकर जब हम लोग शुगर को पानी में ऐड करते हैं तो पानी के ऊपर भी थोड़ा सा प्लस थोड़ा सा माइनस है, और शुगर के ऊपर भी प्लस और माइनस थोड़ा सा है डेल्टा के फॉर्म में, यानी दोनों पोलरिटी शो कर रहा है। और जब ये दोनों आपस में मिल जाता है तो पूरा का पूरा आयन बना लेता है। जो थोड़ा थोड़ा प्लस माइनस है और शुगर के ऊपर भी थोड़ा सा प्लस माइनस है, वो दोनों मिलकर पूरा का पूरा आयन बना लेगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन। जिस तरह से आयोनिक कंपाउंड में डिसोसिएशन होता था, चार्ज तो था लेकिन पकड़ा हुआ था, उसको सिर्फ आजाद करना था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, डिसोसिएशन। उसी तरह से कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है, आयोनाइजेशन। अगर दो, एक लिक्विड और सॉलिड आपस में दोनों क्या है, अगर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड एक दूसरे में मिलाते हैं तो पूरा का पूरा आयोनाइजेशन होकर पूरा का पूरा आयन बन जाता है। अब जब ये पूरा का पूरा आयन बना लिया है तो अब आयोनिक कंपाउंड जैसे बिहेव करेगा, और वो पानी में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। इसलिए शुगर और ग्लूकोज वगैरह क्या होता है, पानी में सोल्यूबल होता है। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा तुम लोग को, ठीक है। तो इस तरह से पूरा सोल्यूबल हो जाता है। अब हम लोग समझेंगे कैसे, सर इतना सारा कंपाउंड है, कौन सा कोवेलेंट होगा पोलर, कौन सा कोवेलेंट होगा नॉन पोलर। तो इसका थोड़ा सा तरीका भी हम बता देंगे, पूरा तो नहीं बता पाएंगे लेकिन इतना बता देंगे जिससे तुम लोग का आराम से सोल्यूबल हो जाए, मतलब हल हो जाएगा। तुम लोग आराम से डिसाइड कर लोगे कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है, ठीक है। फिलहाल क्यों सोल्यूबल होता है, शुगर वगैरह समझ में आ गया। और याद रखना कि आयोनिक कंपाउंड आयोनाइजेशन नहीं करता है, वर्ड एक जैसा है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि आयोनाइजेशन आयोनिक कंपाउंड करेगा, नहीं, आयोनाइजेशन कोवेलेंट कंपाउंड करता है, और आयोनिक कंपाउंड क्या करता है, डिसोसिएशन करता है, मतलब चार्ज को सिर्फ आजाद करना है। और यहाँ पर चार्ज को पैदा करना है, यहाँ पे चार्ज पैदा हो रहा है, चार्ज बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग आयोनाइजेशन करते हैं। ये थोड़ा सा प्लस थोड़ा सा माइनस लेकर है, शुगर आया वो थोड़ा सा प्लस थोड़ा सा माइनस पोलरिटी लेकर है, दोनों आपस में मिल गया, पूरा का पूरा आयोनिक कंपाउंड जैसा बन गया, ठीक है। बिहेव करने लगा, बनता नहीं है, रहता तो कोवेलेंट कंपाउंड है, बिहेव करता है आयोनिक कंपाउंड जैसा। तो उम्मीद है पोलर और नॉन पोलर समझ में आ गया होगा तुम लोग को, ठीक है, थैंक यू। तो जैसे अभी हम बता रहे थे कि कैसे समझेंगे हम लोग, सर कौन सा पोलर कौन सा नॉन पोलर होगा, इसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो अभी तो मतलब बहुत सारा कंपाउंड होता है, सबको हम लोग कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना बता रहे हो उतना याद रखना, इजिली हो जाएगा तुम लोग का, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो,
यहाँ पे हमने लिखे नॉन पोलर कौन कौन सा होगा, नाइट्रोजन N2, जैसे बताए दोनों तरफ नाइट्रोजन होगा तो दोनों इक्वल फोर्स के साथ खींचेगा, तो N2 O2 Cl2 OH2 ये सब क्या होगा, नॉन पोलर होगा, क्योंकि दोनों तरफ से सेम एलिमेंट है, तो सेम एटम है, तो वो सब इक्वल फोर्स के साथ खींचेगा तो नॉन पोलर होगा। उसके साथ CCl4, क्योंकि कार्बन बीच में रहेगा और क्लोरीन चारों तरफ से खींचेगा, तो जब एक आदमी को चारों तरफ से खींचेगा और इक्वल फोर्स के साथ खींचेगा तो कहां जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पर कोई पोलैरिटी शो नहीं होता है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, CH बॉन्ड ओनली, यहाँ पर CH बॉन्ड है, मतलब अगर इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है तो वो नॉन पोलर होगा। यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, जैसे आप बताएं, जैसे CH4 मीथेन, नाम सुनेगा मीथेन, इसमें क्या है, सिर्फ C है और H है, तो ये क्या होगा, नॉन पोलर होगा, ये क्या होगा, नॉन पोलर। लेकिन इसी की जगह अगर हम लोग बोलते हैं C2H5OH इथाइल अल्कोहल, तो अब ये क्या होगा, बोले सर CH बॉन्ड है, इसका मतलब ये नॉन पोलर होगा, नहीं, हम क्या बोले, CH बॉन्ड ओनली, यानी इसमें सिर्फ C और H होगा, लेकिन इसमें देखो CH के साथ क्या है, ऑक्सीजन भी है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये नॉन पोलर, ये पोलर है। नॉन पोलर में कौन सा आएगा, सिर्फ CH बॉन्ड होगा ओनली, इसके अलावा अगर कुछ आता है तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये पोलर होगा, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना, उसके अलावा कुछ भी दे देगा समझ जाना, उम्मीद है इससे बाहर कुछ देगा नहीं, ये सब नॉन पोलर होता है, इसके अलावा कुछ भी देगा सब पोलर होगा, इसके अलावा कुछ भी देगा सब पोलर होगा, ठीक है। तुम लोग का सिलेबस के हिसाब से बता रहे हैं, बार बार बोलने के ऐसा नहीं कि इसी में सब कुछ आ जाएगा, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर याद रखना कि अगर सिर्फ CH बॉन्ड है, जैसे C2H2, तो ये क्या होगा, ये नॉन पोलर होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है। लेकिन इसके अलावा अगर हम कुछ बना लेते हैं C6H12O6, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, CH है, तो इसका मतलब क्या, ये नॉन पोलर है, नहीं सर, इसके साथ ऑक्सीजन भी है, और ये क्या होगा, फिर पोलर होगा। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 ही होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो वो क्या होगा, पोलर होगा। जब पोलरिटी शो करेगा तो पानी में डिसॉल्व भी होगा। शुगर ग्लूकोज का क्या होता है, C12H22O12 या 11 ऐसे ही कुछ होता है, तो उसमें क्या है, O भी है CH के साथ, इसलिए वो पोलर है। अब पानी भी क्या है, पोलर है, दोनों पोलर आपस में मिलकर आयनाइजेशन करता है और फिर उसमें आराम से डिसॉल्व होता है, ठीक है। मुझे समझ में आ गया होगा, थैंक यू।